हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके फार्मा। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन। पहले पढ़ते हैं हम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। ये हमने इससे पहले भी एक वीडियो कवर की थी जिसके अंदर हमने बताया था एंजाइम और बायोटेक्नोलॉजी का किसे हम यूज़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो नॉन टॉक्सिक और बायोडिग्रेडेबल कैटालिस्ट होते हैं जो कि लिविंग सेल से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, एंजाइम टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें हम क्या क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। किससे? बाय सोल्यूबल और इमोबिलाइज्ड फॉर्म ऑफ एंजाइम से। किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। यानी कि इसके अंदर हम सोल्यूबल और इमोबिलाइज्ड जो फॉर्म के एंजाइम होते हैं उनका यूज़ करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन ये क्या है? देखो, एंजाइम तो हमने बता ही दिया, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए एंजाइम यूज़ होते हैं। अब इमोबिलाइजेशन जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, इसको हम तोड़ के देखते हैं। इम और मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब मोबिलिटी, यानी कि किसी की भी मूवमेंट, और इम लगा दिया तो उसके बाद उसका मतलब बनता है मूवमेंट को रोक के रखना। और अब पूरा वर्ड देखें तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन, इसका मतलब बनता है कि एंजाइम को कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पर रोक के रखना। इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रिस्टेनिंग द एंजाइम इन और एंड द इनर्ट सपोर्ट फॉर देयर स्टेबिलिटी एंड फंक्शनल रीयूज। हम इसके अंदर एंजाइम को रिस्टेनिंग करते हैं किसी सपोर्ट पे, ताकि उसका हम बाद में रीयूज कर सकें। ठीक है, अब ये सपोर्ट क्या होता है, इनर्ट क्या होता है, एंजाइम, ये सभी चीज़ें देखो मैं बताता हूँ आपको। ये होता है एक सपोर्ट जो कि एक इनर्ट फॉर्म में होता है। इनर्ट में क्यों होता है? अगर ये इनर्ट में नहीं होगा तो ये एंजाइम के साथ रिएक्शन कर लेगा यहीं पे ही, और कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने आपस में ही फॉर्म कर देगा और इसको हम सेपरेट इजली से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको हम इनर्ट फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, अब ये इनर्ट फॉर्म में होगा तो एंजाइम जो होंगे वो इसके ऊपर आके जमा हो जाएंगे, जिसको हम बाद में रीयूज़ कर लेंगे। तो ये हमारी जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले जाता है इजी सेपरेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट अकर, यानी कि हम एंजाइम्स को प्रोडक्ट से आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग सपोर्ट और कैरियर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा हम इसका एडवांटेज देखते हैं, बेटर कंट्रोल ऑफ रिएक्शन कैन बी अचीव्ड। जो रिएक्शन है उसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड हमारा है इकोनॉमी ऑफ रिएक्शन इज़ इम्प्रूव्ड। जो इकोनॉमी है, जो कि खर्चा है रिएक्शन का, उसको हम बचा सकते हैं। कैसे? जब एक ही एंजाइम को हम बार बार यूज़ करेंगे तो हमारा खर्चा अपने आप ही बच जाएगा। मल्टीपल और रिपीटेटिव यूज़ ऑफ ए सिंगल बैच ऑफ एंजाइम, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि किसी पर्टिकुलर बैच के एंजाइम को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब इसके नुकसान की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें तो वो क्या है? देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम्स की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो कम हो सकती है, लॉस हो सकती है किसी, जब एंजाइम को हम बार बार यूज़ करेंगे तब। ठीक है, सेकंड देखते हैं, जो इसकी जो टेक्निक है ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो इसके इक्विपमेंट आते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, अगर कोई भी सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ इनसोल्यूबल हो रहा है तो वो हमारा कोई इफ़ेक्ट ही नहीं दिखा पाएगा, तो इसलिए ये इसका भी एक ड्रॉबैक है। अब हम देखते हैं इसके मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। इसके जो मेथड है वो देखते हैं। इसके मेनली 5 मेथड है। कौन से? एडजॉर्प्शन मेथड, कोवैलेंट बॉन्डिंग, एंट्रैपमेंट, एनकैप्सुलेशन, क्रॉस लिंकिंग और कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक बार हम इनके बारे में देख लेते हैं। देखो क्या होता है। एडजॉर्प्शन मतलब कि सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाना, सरफेस पर जमा हो जाना। जो हमारा सपोर्ट होगा उसके ऊपर एंजाइम एडजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा एडजॉर्प्शन मेथड। दूसरा हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। एंजाइम और जो हमारा सपोर्ट है उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्डिंग। एंट्रैपमेंट क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर अगर हम एंजाइम्स को फंसा लें तो वो होता है एंट्रैपमेंट। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? किसी भी जो मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर अगर हम एंजाइम्स आके रखें तो वो होता है एनकैप्सुलेशन। थर्ड अगर नेक्स्ट हमारा है क्रॉस लिंकिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम ही होते हैं, इसमें कोई भी मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होती। एंजाइम के बीच में ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाते हैं और वो
वहीं पे जमा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट मेथड जो कि है एडजॉर्प्शन मेथड। ये सबसे पुराना और सिंपल मेथड है जिसकी डिस्कवर किसने किया था? नेल्सन और ग्रिफिन ने किया था चारकोल का यूज़ करके। कब? 1916 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने बताया ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर एंजाइम जो होते हैं उनका फिजिकल बाइंडिंग हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। तो ये हो जाता है हमारा एडजॉर्प्शन मेथड। ठीक है, इसके अंदर जो ये सपोर्ट होता है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से? वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर वो इनऑर्गेनिक है तो उसके अंदर हमारे एग्जांपल होंगे एल्यूमिनिया, सिलिका जेल, कैल्शियम फॉस्फेट जेल, ये होंगे हमारे इनऑर्गेनिक एग्जांपल। और अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसके आएंगे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं है। ये हम अगर सपोर्ट के ऊपर अगर हम एंजाइम को जमा करवा दें या एडहेर करवा दें तो ये हमारा एडजॉर्प्शन आ जाएगा, ये हमारा एडजॉर्प्शन हो जाएगा। अब इसमें जो एडजॉर्ब एंजाइम है उसको हम आसानी से बाय चेंज इन पीएच, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ और टेम्परेचर, यानी कि पीएच को चेंज करके, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को चेंज करके और टेम्परेचर को चेंज करके हम इनको आसानी से सपोर्ट से एंजाइम को अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं मेथड ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के अंदर हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी स्टैटिक प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जो कैरियर है, जो हमारा सपोर्ट है, उसको हम कांटेक्ट में लाएंगे किसके? एक जिस सॉल्यूशन के अंदर एंजाइम अवेलेबल है। समझ में आया? नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ दोबारा से। जिस सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही एंजाइम अवेलेबल है उसमें हम कांटेक्ट करवाएंगे किसका? कैरियर का, यानी कि सपोर्ट का, बाय विदाउट स्टेयरिंग, यानी कि उसको बिना हिलाए डुलाए। उसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस डायरेक्ट कांटेक्ट करवाना है, जिसकी वजह से जो एंजाइम होंगे वो सारे एडजॉर्ब हो जाएंगे सपोर्ट की या कैरियर की सरफेस पर। तो ये होता है हमारा स्टैटिक प्रोसेस। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं हमारी डायनामिक बैच प्रोसेस। इसके अंदर क्या करेंगे, हम कैरियर को प्लेस करवाएंगे एंजाइम सॉल्यूशन के अंदर और मिक्स करेंगे, इसमें स्टेयरिंग करेंगे, एजिटेशन करेंगे, इसमें हम उसको सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, जिसकी वजह से वो जो एंजाइम है वो कैरियर पर आके एडजॉर्ब हो जाएंगे, कैरियर की सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो कौन सी है? रिएक्टर लोडिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या करेंगे, जो कैरियर है ना उसको हम पहले रिएक्टर के अंदर प्लेस कर देंगे, उसके बाद जो एंजाइम का सॉल्यूशन है उसको ट्रांसफ़र करेंगे उसके ऊपर। मान लीजिए ये हमारा कोई रिएक्टर है, इसके अंदर हमने पहले ही कैरियर को रख दिया है। अब उसके बाद हम सॉल्यूशन को इसके अंदर डाल लेंगे और इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रिएक्टर लोडिंग प्रोसेस। ठीक है, इस बोर्ड पे एंजाइम आके एडजॉर्ब हो जाएंगे। हमारा आता है इलेक्ट्रोड पोजीशन प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, जो कैरियर है हमारा उसको हम प्लेस करेंगे नियर दी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के पास उसको हम सपोर्ट कर देंगे और उसके बाद उसमें करंट फ्लो करवाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और फिर जो एंजाइम होंगे वो सभी एंजाइम आके कैरियर की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोड पोजीशन प्रोसेस के अंदर। अब ये जो प्रोसेस हमने ये जो मेथड यूज़ किए हैं इसके अंदर इसके एडवांटेज देखते हैं। इजी टू कैरी आउट, इसका एडवांटेज ये है कि इनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और आसानी से इसको एंजाइम को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, नो रिएजेंट आर रिक्वायर्ड, किसी भी रिएजेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मिनिमम एक्टिवेशन स्टेप इन्वॉल्व, यानी कि बहुत ही कम ही जो एक्टिवेशन स्टेप्स थे वो इन्वॉल्व थे इनके अंदर। ठीक है, कंपेरेटिवली चीप मेथड इमोबिलाइजेशन, यानी कि जो जितने भी मेथड होते हैं इमोबिलाइजेशन के उनके कंपेयर में ये सबसे सस्ते होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या आता है? लो स्टेबिलिटी ऑफ द इमोबिलाइज्ड एंजाइम विच मे लीड्स टू फास्ट वॉशिंग आउट ऑफ एंजाइम फ्रॉम कैरियर। ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी लो होती है, जिसकी वजह से वो वॉशिंग आउट फास्ट हो जाते हैं कैरियर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है कोवलेंट बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो एंजाइम होते हैं, देखो जो हमने पहले ही बताया था सपोर्ट है और ये एंजाइम है, इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। बस ये हमारा हो गया कोवलेंट बॉन्डिंग।
अब डेफिनेशन इसकी देखें तो इन दिस मेथड द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन केमिकल ग्रुप ऑफ एंजाइम एंड द केमिकल ग्रुप ऑफ द सपोर्टर और कैरियर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और ये जो मेथड है ये वाइडली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप और अमीनो ग्रुप जो होता है वो इजिली से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर जो कैरियर और सपोर्ट जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेलुलोज, एग्रोज, DEAE जो कि होता है डाइथाइल अमीनो एथाइल, सेलुलोज, जेलेटिन, सिलिका, ये सभी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अब इसके मेथड की बात करें तो इसमें मेथड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है डाइजेशन, जिसके अंदर बॉन्डिंग बनती है किसकी, अमीनो ग्रुप ऑफ सपोर्ट एंड टायरोसिल या फिर हिस्टडील ग्रुप ऑफ एंजाइम। इन दोनों के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वो हमारी प्रोसेस होती है डाइजेशन। सेकंड जो हमारी प्रोसेस है पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें क्या होता है, अंदर क्या होती है, बॉन्डिंग होती है किस किस के बीच में, अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सपोर्ट एंड एंजाइम के बीच में। ठीक है, ये हमारा होगा पेप्टाइड बॉन्ड। थर्ड हमारा देखते हैं तो पॉलीफंक्शनल रिएजेंट। पॉलीफंक्शनल जो रिएजेंट है उसके अंदर हम बाईफंक्शनल या फिर मल्टीफंक्शनल जो कि रिएजेंट है उनका यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं किसके बीच में, अमीनो ग्रुप ऑफ सपोर्ट और अमीनो ग्रुप ऑफ एंजाइम, इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। कौन, पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स, जिसका एग्जांपल है ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा जो कि है एंट्रैपमेंट। इन दिस मेथड द एंजाइम आर फिजिकली एंट्रैप्ड इनसाइड द पोरस मैट्रिक्स। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम फिजिकली फंसा लेते हैं किसके बीच में, पोरस मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है, इसमें जो नेचर होता है या फिर जो फॉर्म होती है किसकी, मैट्रिक्स की, वो डिपेंड करती है हम किस टाइप के एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो पोर साइज होते हैं मैट्रिक्स के वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लॉस ऑफ एंजाइम्स को प्रिवेंट कर सके। यानी कि जो पोर साइज है मैट्रिक्स के उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एंजाइम्स के लॉस को रोक सकें। ठीक है, अगार अगार एंड कैराजनिन हैव कंपैरेटिवली लार्ज पोर साइज। जो इनके जो पोर के साइज होते हैं वो लार्ज होते हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ लो मोलिक्यूल वेट एंजाइम फॉर द मैट्रिक्स। यानी कि जिस एंजाइम्स के मोलिक्यूल वेट लो है उनकी लीकेज के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। देखो जैसे कि ये हमने इधर दिखा रखा है डायग्राम में, ये सभी इधर जो है वो एंट्रैप बनाया हुआ है जिसके अंदर एंजाइम्स फंसे हुए। ठीक है, ये हमारा बना हुआ है मैट्रिक्स का जो कि पोरस मैट्रिक्स का है और उसके अंदर एंजाइम फंसे हुए हैं। अगर ये एंजाइम के साइज छोटे होंगे तो ये इसमें से आसानी से निकल जाएंगे। इसका एग्जांपल हम मान के चलते हैं, छलनी जो होती है हमारे घरों में, चाय की छलनी होती है। अगर हम चाय की छलनी में हम मान के चलते चाय पत्ती जो होती है उनका साइज़ उन स्पोर से भी छोटा होगा तो वो उसके आर पार निकल जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, अगर एंजाइम का जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत कम हुआ या छोटा हुआ तो वो इस आराम से इसको इसमें से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, जो इसका नुकसान है वो लीकेज प्रॉब्लम है वो यही है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं मैट्रिक्स को जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल, सेलुलोज, ट्राइएस्टेट, अगार, जेलेटिन, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें मेथड देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला मेथड आता है इंक्लूजन इन द जेल, यानी कि एंजाइम्स ट्रैप्ड इनसाइड द जेल, यानी कि जो मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम यूज़ करेंगे जेल को, जिसके अंदर हम एंजाइम्स को एंट्रैप कर लेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा मेथड आता है इंक्लूजन इन फाइबर्स, जो हमने पोरस मैट्रिक्स यूज़ किया है वहाँ पे हम उसको फाइबर्स की फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड जो हमारा है इंक्लूजन ऑफ माइक्रोकैप्सुलेशन, एंजाइम एंट्रैप्ड इनटू द माइक्रोकैप्सुलेशन। इसके अंदर हम जो एंजाइम है उनको एंट्रैप करेंगे माइक्रोकैप्सुलेशन को, जो कि बने हुए होते हैं किसके, मोनोमर मिक्सचर के, सच एज पोलियमीन और कैल्शियम एल्जिनेट। ठीक है, फोर्थ जो हमारा है एंजाइम इमोबिलाइज्ड बाय एंट्रैपमेंट। इसके एडवांटेज की बात करें तो फास्ट मेथड है, चीप है और इजी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम इसको स्मॉल प्लेस पे भी या स्मॉल स्केल पे भी। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम होती है एंजाइम्स की, जिनके मोलिकुलर वेट कम है और इसके अंदर चांस ऑफ कंटामिनेशंस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉस लिंकिंग और कोपोलिमराइजेशन की।
क्रॉस लिंकिंग हमने पहले भी बताया कि जैसे देखो ये एंजाइम है, एंजाइम के बीच में ही अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसके अंदर हम किसी भी मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट एंजाइम के बीच में ही कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग या फिर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोपोलिमराइजेशन। In this method, enzymes are directly linked by the covalent bond between the various group of enzymes via polyfunctional reagent। ठीक है, ये हमने बता दिया है। और in this method there is no matrix और support involved। ठीक है, कोई मैट्रिक्स या फिर सपोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता। This method is widely used in commercial preparations and industrial application due to the cheap and simple technique। ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, ये ज़्यादातर कमर्शियल प्रिपरेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और ये सिंपल टेक्निक। इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर डिसएडवांटेज होता है क्या, अगर मान लो ये एंजाइम है और ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके आपस में ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचुरेशन हो सकते हैं और जो इनका एंजाइम का जो पर्टिकुलर फंक्शन है, जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये एंजाइम है, इनका काम है कि ये किसी प्रोसेस को फास्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लो इनके साथ जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, अब उनकी वजह से जो इनकी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हुई है और उस मॉडिफिकेशन की वजह से जो इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी, यानी कि जो इनका फंक्शन था वो ये प्रॉपर नहीं कर पाते। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज भी है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट मेथड जो कि है एनकैप्सुलेशन। इन दिस टाइप ऑफ इमोबिलाइजेशन मेथड एनक्लोजिंग द एंजाइम इन द मेम्ब्रेन कैप्सूल। ये जो आपको दिख रही है ना मेम्ब्रेन कैप्सूल, इसके अंदर हमने एंजाइम्स को एंट्रैप्ट कर लिया है। ठीक है, और जो ये कैप्सूल है ये बनी हुई है किसकी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन की। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये नाइट्रोसेलुलोज की या फिर नायलॉन की बनी हुई मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर हम एंजाइम को एंट्रैप्ट कर लेते हैं, एंजाइम को फंसा लेते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करें तो चीप है और सिंपल मेथड भी है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज्ड बाय द एनकैप्सुलेशन। इसके अंदर हम एंजाइम ज़्यादा क्वांटिटी में भी एंजाइम्स को हम रोक सकते हैं या फिर इमोबिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज की बात करें, पोर साइज लिमिटेशन, यानी कि जो मेम्ब्रेन है इसके पोर साइज बहुत ही छोटे होंगे, जिसकी वजह से जो इसमें जो सबस्ट्रेट होंगे उनको भी, इसमें भी वही सबस्ट्रेट इससे बाहर निकल पाएंगे जिनका मॉलिक्यूलर जो साइज़ है वो छोटा है। ठीक है, तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज हो गया। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, देखो इमोबिलाइज एंजाइम हमने जो यूज़ किया है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। ठीक है, ये हम देखेंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पे इमोबिलाइज एंजाइम लिया, कौन सा, अमीनो एसाइलेज, जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एल अमीनो एसिड फ्रॉम डी एल एसाइल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और दूसरा एंजाइम देख लेते हैं, ग्लूकोज आइसोमरेज, जो एंजाइम हमने यूज़ किया है किसकी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रक्टोज सिरप फ्रॉम ग्लूकोज। इस प्रोडक्शन के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, किसको, ग्लूकोज आइसोमरेज का। थर्ड देखते हैं हम अमाइलेज, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ये जो प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च है, इसके अंदर हम इमोबिलाइज एंजाइम यूज़ करते हैं, कौन सा, अमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज का हम यूज़ किस में करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो इन्वर्टेज एंजाइम है इसका हम यूज़ करते हैं किस में, सुक्रोज टू ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, बांटता है, उसमें हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेज। और पेनिसिलिन जो एसाइलेज है उसको हम कमर्शियली प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर फॉर्मेशन करने के लिए। अब ऐसे इसकी एनालिटिकल एप्लीकेशंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये इमोबिलाइज एंजाइम और ये सब्सटेंस जिनको हमने ऐसे किया, जैसे कि ग्लूकोज है उसको एक्स करने के लिए कौन सी एंजाइम का यूज़ करेंगे, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करेंगे कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज, एल्कोहल का यूज़ करेंगे एल्कोहल ऑक्सीडाइज, और पेनिसिलिन का यूज़ करेंगे तो पेनिसिलिनेज। ये एंजाइम है जिनका हम यूज़ करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके फार्मा। थैंक यू गाइस।